यस हेल्थ एंड वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस का पेपर नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम 30 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और इन सभी क्वेश्चंस की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोगों को मेरा हेलो है। और स्टूडेंट्स ज़्यादा समय नहीं है तो बस मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो सकती है सिर्फ 4 तारीख तक ही प्रैक्टिस करें। 5 तारीख को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, एकदम रेस्ट देना है अपनी बॉडी को। और 6 तारीख को अपना एग्ज़ाम दे के आना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि EFGHIJKLMNOPQRST शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जिनमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। 105, 120, 110 या 100। तो बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। EFGHIJKLMNOPQRST हमें अक्षर युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पे भाई अक्षर युग्म मतलब वर्ड पेयर ज्ञात करना है। तो आई थिंक तीसरी क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें अक्षर युग्म ज्ञात करना हो और अगर लेटर्स अक्षर एक क्रम में हो तो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस शॉर्ट ट्रिक्स के बेस से करेंगे। अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैसे देखिए, हमें सबसे पहले काउंट कर लेना है कितने हैं। देखो 4, 8, 12, 16। तो टोटल कितने लेटर हैं? टोटल लेटर हैं 16। तो जितने टोटल होंगे उसमें से हम एक लेस करेंगे पहले। तो कितना आ गया? 15। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 1 से लेके 15 तक की संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो 1 से लेके 15 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें प्राकृत संख्याओं का योग करना होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है कि n × n+1/2। n क्या है? 15। तो 15 × 15 + 1 / 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे तो आएगा 15 × 16/100 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो 15 को हम 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120। कितना आएगा हमारे पास में? 120। किस ऑप्शन में 120? 120 है ऑप्शन नंबर बी में। तो कितने अक्षर युग्म बनेंगे इससे? 120 अक्षर युग्म बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है और भाई ये क्वेश्चन भी अल्फाबेट टेस्ट से ही है। पिंक सिटी में स्वर को पिछले से और व्यंजन को अगले से बदल दिया। तो बताइए बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? फटाफट से बताएंगे। बाएं से तीसरा अक्षर। पिंक सिटी के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि भाई जो स्वर हैं वोवेल्स हैं उसको पहले वाले अक्षर, पहले का मतलब मैंने बताया था -1 करना है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं व्यंजन हैं उनको अगले वाले अक्षर मतलब 1 प्लस करना है। और प्लस करने के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सेट करना है और बताना है लेफ्ट हैंड साइड से बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सेट करोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला होती है A से लेके Z तक। तो पहले जो लेटर आएगा वो सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। और हमें निकालना है बाएं से तीसरा। तो हमें बाएं से तीसरा लेटर निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या करना है? हमें इनके नंबर लिख लो पहले। 16, 9, 14, 11, 3, 9, 20 एंड 25। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि बाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा? सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे छोटा कौन सा है? देखो सबसे छोटा है I। तो पहले पे तो ये आ गया। उसके बाद में सबसे छोटा है 3, तो सबसे पहले तो ये आ गया। उसके बाद में दूसरा है I। ठीक है, I के बाद में है दूसरा I। तो बाएं से तीसरा अक्षर तो I है, लेकिन I क्या है भाई? I आपका है स्वर। तो स्वर को हमें 1 कम करना था, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? H। तो H बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर D परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर अंदर। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? यस, क्वेश्चन हमारे पास में है। E A का पुत्र है, D B का पुत्र है, E C से विवाहित है, C B
की पुत्री है। डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है? फटाफट से सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। लाइव चैट में ही आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देंगे भाई। हमें लाइव चैट में आंसर देना है बिना मिस्टेक किए हुए। ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से संबंध क्या है? भाई, अंकल, फादर इन लो, ब्रदर इन लो। फादर इन लो ससुर, ब्रदर इन लो साला होता है, ठीक है, सिस्टर इन लो साली होती है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को। ई ए का पुत्र है, तो ई पुत्र ए का है, ए का बेटा है, कौन? ई। तो बेटा है तो मेल पे प्लस लगाते हैं, ये पुत्र हो गया। उसके बाद में बोला गया डी बी का पुत्र है, छोड़ दीजिए, ई सी से विवाहित है, ई सी से विवाहित है, तो ई प्लस है सॉरी, सी क्या होगी? माइनस होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी, तभी तो विवाहित होंगे। तो ये तो पति हो गया इसका, और ये क्या हो गई? इसकी वाइफ हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सी बी की पुत्री है, जो सी है वो बेटी है बी की, सी बेटी है बी की, ठीक है, ये इसकी पुत्री है, तो ये इसके क्या हो गए? माता पिता। और एक लाइन हमें छोड़ी थी, डी की बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, तो बी का बेटा कौन है? डी है, डी बी का पुत्र है, तो ये इसके भी क्या हो गए? पापा हो गए। हमसे पूछा गया है कि डी का ई से क्या संबंध है, मतलब जो ई है, जो आपका ये ई है, वो इस डी को क्या बुलाएगा? देखिए डी की ये क्या है भाई? पत्नी है, और पत्नी के ये कौन है? माता पिता, या तो ससुर होगा या सास होगी। तो सास ससुर का ये कौन है? बेटा है, तो सास ससुर का बेटा कौन होता है? साला होता है। तो आंसर क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ साला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी भाई ब्लड रिलेशन से ही है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इसको, देखते हैं बिना मिस्टेक किए हुए क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यस, क्वेश्चन इस प्रकार है, सुशांत ने कहा कि यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। सुशांत का लड़की से क्या संबंध है? सुशांत का लड़की से क्या संबंध है भाई? फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। सुशांत का लड़की से क्या संबंध है? सुशांत ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन कह रहा है भाई? लड़का कह रहा है, सुशांत। तो मान लेते हैं भाई ये कौन है? ये सुशांत है, ठीक है। और ये सुशांत एक लड़की है इधर, इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। मेरी माँ मतलब सुशांत की माँ, सुशांत की माँ का पोता कौन होगा? मेरा बेटा होगा, पुत्र होगा। यस या नो? क्या बोला गया कि यह लड़की मेरी माता के पोते की क्या है? पोते की पत्नी है। मेरे पोते की पत्नी है, मतलब मेरी माँ का पोता कौन होगा? मेरा बेटा होगा। मेरे बेटे की कौन है? ये मेरे बेटे की पत्नी है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया सुशांत का लड़की से, मतलब जो लड़की है वो सुशांत को क्या बुलाएगी? एक बार देखिए, ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी है, तो मुझे क्या बुलाएगी? ये बुलाएगी मुझे ससुर, और मैं इसको क्या बुलाऊंगा? पुत्र वधू, डॉटर इन लो, फादर इन लो। तो आंसर क्या आएगा? ससुर, मतलब फादर इन लो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, फादर इन लो, ससुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? क्वेश्चन है इंदौर INDOR को कुछ कोड किया गया, बोला गया IPJAL और एप्पल का पूछ लिया गया। किसका पूछा गया? एप्पल का पूछ लिया गया। आपके पास में 30 सेकंड का समय है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बताएंगे कि भाई क्या बोलने वाले हैं, बिना मिस्टेक किए हुए। बड़ा ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दें बिना मिस्टेक के।
तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें नंबर लिख लेना चाहिए। देखो 9, 14, 4, 15, 18, 9, 16, 10, 1, 11, 12, ठीक है। अब कंपेयर करो, देखो कौन सा किसके पास में, देखो 9 के पास में 9 है, 14 के पास में 16 है, 4 के पास में 10 है, तो इसका मतलब फर्स्ट का फर्स्ट से करिए एक बार। 9 से क्या बना, 9 बना, तो कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में 14 से क्या बन गया, 16 बन गया, कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए। उसके बाद में 4 से क्या हो गया, 10 हो गया, कितने जुड़ गए, 6 जुड़ गए। उसके बाद में 15 से 1 हो गया। तो जब कंटिन्यू जुड़े तो जोड़िए। देखो 15 से मुझे ए के पास में जाना है, तो अगर 15 से मैं जेड के पास में जाऊंगा तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 11, और जेड के बाद में क्या आएगा, ए, तो 12 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 12, ठीक है। आगे देखेंगे लॉजिक एक बार। 18 से क्या हो गया, 12 हो गया, तो 18 से 12 मतलब आगे जाना है, तो एक बार रुक जाया करें, 0, 2, 6, 12 में रिलेशन निकाल दिया करो। देखो डायरेक्ट तो कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट तो कोई लॉजिक नहीं है, तो जब डायरेक्ट लॉजिक नहीं हो तो क्या करेंगे हम, इनके बीच में अंतर लिया करते हैं। देखो ये हमारे पास में संख्या आ गई, तो 6 से 2 कैसे बने, 2 जुड़ गया, 2 से 6 क्या बना, 4 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ा, 6 जुड़ा, 2, 4, 6, तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 12 + 8 कितना होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो एक बार 20 जोड़िए, किसमें जुड़ेगा 20, 18 में। 18 + 20 कितने होते हैं, 18 + 20 होते हैं 38, और 38 में से 26 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास में 12 आएगा, और 12 पे क्या आता है, एल आता है। बिल्कुल सही है, मतलब लॉजिक हमारा परफेक्टली राइट है। तो ध्यान रखा करें अगर आप लोग सभी कि अगर डिफरेंस अंतर लेने पर सीधा लॉजिक ना मिले तो अंतरों का भी क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। चलिए अप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 0 आएगा मतलब ए, उसके बाद में क्या आएगा 2, तो हमारे पास में क्या आएगा आर, फिर कितना आएगा 6, 16 + 6 22, उसके बाद में 12 + 12 24, और लास्ट में क्या आएगा 20, 5 + 20 25, तो क्या आएगा ARUXY, सॉरी यहाँ पे कितना जोड़ा था अपन ने 16 में 6 जोड़ा तो 22, वी है ये ARVXY किस में आ रहा है बताइए, ARVXY हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो ऑप्शन नंबर ए है भाई परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, फटाफट से देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से ही है, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो बिना मिस्टेक किए हुए उड़ा दीजिए इसको। राहुल को कुछ कोड किया गया है और पूछा गया है सोहन का। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास ले रहे हैं सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सोहन का कोड निकालना है हमें भाई, ठीक है। राहुल का पूछ के सोहन का निकलवा रहा है। राहुल को कुछ कोड किया गया URHAL, और हमसे निकलवा दिया गया सोहन से। यस चलिए समय समाप्त। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करना होता है, देखिए ज़रा ध्यान से। देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, उसके बाद में H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे U है, यहाँ पे भी U है, यहाँ पे L है, यहाँ पे U है, L है। जितने लेटर इधर हैं उतने लेटर सेम इधर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है यह स्थान परिवर्तन के आधार पर सिटिंग इंटरचेंज के बेसिस से, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। U पहले कितने नंबर पे था, नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। U पहले 4 नंबर पे था तो क्या लिखेंगे 4। उसके बाद में R कितने पे था, R 1 पे था तो क्या लिखेंगे 1। H कितने पे था, H 3 पे था तो क्या लिखेंगे 3। A कितने पे था, A 2 पे था तो क्या लिखेंगे 2। और L कितने पे था, L 5 पे था तो क्या लिखेंगे 5।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका चौथा पहला आया, पहला दूसरा आया, तीसरा तीसरा ही है, और उसके बाद में दूसरा चौथा हो गया। तो सेम चीज़ नीचे करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा, चौथे नंबर का, चौथे नंबर का क्या है, ए है। उसके बाद में क्या आएगा, पहले नंबर का, पहले नंबर का क्या है, एस है। उसके बाद में तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का क्या है, एच है। उसके बाद में दूसरा नंबर और पांचवा नंबर, दूसरे पे ओ, पांचवे पे एन, तो क्या आएगा, ओ एन। तो ए एस एच ओ एन, ए एस एच ओ एन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कथन और कार्रवाई से, स्टेटमेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन, कथन और कार्रवाई से क्वेश्चन है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे बिना मिस्टेक किए हुए। एक बैंक में समस्या आ गई है, उस समस्या का समाधान नीचे दिया गया है। कथन है बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या के बैंक के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करते हैं। भाई क्या हुआ कि बैंक की जो प्रोसेसिंग है लोन लेने की वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, किसान क्या है कि डायरेक्ट बैंक से लेने के बजाय सीधा लोगों से, जैसे कोई उधार देता है ना, ब्याज पैसे देते हैं, उनसे लेना पसंद करते हैं। अब पहली कार्रवाई है, बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकारों को सजा दी जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है कि भाई साहूकार तो वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, यस या नो। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा हुआ, ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यविधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे। मतलब भाई आप सीधी सीधी बात ये है कि जो कागजी कार्रवाई है उसको थोड़ा सा आसान कर दीजिए, तो आराम से बैंक से आप किसान लोन ले लेगा, यस या नो। तो जो दूसरा है कार्रवाई वो बिल्कुल सही है, जो हमारे कथन में दी गई समस्या को खत्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आएगा आंसर इफ़ ओनली एक्शन फर्स्ट फॉलो, मतलब पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारे पास में डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, बिना मिस्टेक किए हुए उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि शाम का मुंह पूर्व दिशा में है, वह उसी तरफ 5 किलोमीटर जाता है और फिर दायां मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः अपने दायां मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने पीछे मुड़ता है। उस समय उसका मुंह किधर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा, है ना। फटाफट से एकदम सही आंसर आपको यहाँ पे देना है भाई, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि डायरेक्शन टेस्ट की क्वेश्चंस को करने के लिए प्लस ज़रूर बनाएं। प्लस बनाएंगे तो ये मान के चलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शाम का मुँह पूर्व दिशा में कितना गया, पूर्व में। शाम यहाँ से चला ईस्ट में, पूर्व में, तो कितना गया, 5 गया। उसके बाद में शाम यहाँ से क्या मुड़ा, शाम यहाँ से दायां मुड़ा और कितना गया, 3। यहाँ से दायां मुड़ के 3 गया। उसके बाद में फिर यहाँ से दायां मुड़ा और कितना गया, 4। तो भाई नीचे जा रहे हैं ना, तो दायां इधर नहीं होगा, इधर होगा, यस या नो। तो दायां आया कितना, 4, ठीक है। उसके बाद में बोला गया वह अपने पीछे की दिशा में जाता है। तो भाई अभी पश्चिम में जा रहा है तो पीछे क्या होगा, पीछे होगा पूर्व, तो इधर जा रहा है। तो बताइए शाम किधर जा रहा है, शाम पीछे मतलब इधर जा रहा है। ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन टेस्ट से है, तो फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि ए बी के पश्चिम दिशा में स्थित है, सी ए तथा बी के उत्तर में है लेकिन मध्य में है, डी बी के दक्षिण की ओर स्थित है तथा बी की ही रेखा में है। तो सी के सापेक्ष डी किस दिशा में है, भाई किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सी के रेस्पेक्ट में, कि विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, सी के सापेक्ष डी किस दिशा में होगा, निकालिए। दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए, जल्दी से। यस, बिना मिस्टेक किए हुए करना है भाई इस क्वेश्चन को, और प्लस बना के करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। क्या बोलेंगे, चलिए समय समाप्त हुआ भाई। ए बी के पश्चिम दिशा में स्थित है, ए किसके, बी के किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित। मान लो हम मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं, तो बी के पश्चिम में कौन है, ए है, ठीक है। ए बी के पश्चिम दिशा में है और सी ए तथा बी के उत्तर दिशा में मध्य में है। सी जो है ए और बी के कहाँ है, उत्तर में है, ठीक है। सी यहाँ पे प्रेजेंटेड है।
उसके बाद में बोला गया डी बी के दक्षिण में है, जो डी है वो किसके दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है, ठीक है। तो पूछा गया सी के सापेक्ष डी किस दिशा में है, सी के सापेक्ष डी, तो भाई डी की डायरेक्शन बना दीजिए एक छोटी सी, ठीक है। डी की ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये पूर्व, ये दक्षिण, इसके बीच से निकल गया तो क्या आंसर बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। इनपुट दिया गया है और यहाँ पे कुछ आउटपुट स्टेज दी गई है, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेज होती है वही आउटपुट होता है, मतलब स्टेज नंबर जो 5 है बाईं तरफ वही क्या है, आउटपुट है। तो क्या दिया गया बताइए, स्टेज नंबर 5 में लिखा गया है कोल 12, हियर 19, 9, 34, प्योर 69। तो भाई ध्यान से देखिए कि अगर हम अक्षर्स की बात करें, लेटर्स की बात करें, तो पहले कोल आया, फिर हेयर आया, फिर 9 आया, फिर प्योर आया, मतलब सी से बड़ा लेटर एच से बड़ा लेटर एन से बड़ा लेटर पी। तो भाई एक बात तो पता लगे कि लेटर्स को बढ़ते क्रम में लिख दिया गया। उसके बाद में हम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या ही 12, फिर 19, फिर 34, फिर 69। तो संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में लिख दिया गया, ठीक है। तो ये लॉजिक तो पता लग गया भाई। अब आइए स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या करना है। तो स्टेज नंबर फर्स्ट में देखिए, पहले इनपुट में शुरू में 9 था, लेकिन स्टेज में क्या आ गया, कोल आ गया, मतलब सबसे छोटा लेटर ले लिया गया, बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया गया। फिर दूसरी स्टेज में क्या करेंगे, दूसरी स्टेज में आप लेटर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नंबर लेंगे, संख्या लेंगे। कौन से लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। उसी प्रकार लेटर, फिर नंबर, लेटर, नंबर, इस तरीके से सेट करना है साइड वाली को। इवन 39, 23, 48, स्ट्रीम 19, बैस, डर्टी। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करके हमें ये बस ये बताना है कि ये जो प्रोसेस है ये कितने स्टेज में खत्म होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है नंबर सीरीज से भाई। इन क्वेश्चंस में किसी में भी आपको दिक्कत रहे तो आप अभी लाइव चैट में या फिर कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया करेंगे। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारे पास में आ गया 1, 2, 2, 4, 8, 32, 256 के बाद में क्या आएगा, ठीक है। 8192 आएगा, 8220 आएगा, 8110 आएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बता दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्या बोलने वाले हैं, ए, बी, सी या डी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, काफ़ी लोगों ने तो कर लिया होगा। भाई 1 और 2 को गुणा किया गया, 1 गुणा 2 क्या मिल गया, 2 मिल गया। उसी प्रकार 2 गुणा 2 किया गया तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर 2 गुणा 4 किया गया तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। 4 गुणा 8 किया गया, क्या मिल गया, 32 मिल गया। 32 गुणा 8 किया गया तो क्या मिल गया, 56 मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 256 को 32 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 8192। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है ये, 8192 परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज से लिया गया है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी उड़ा दीजिए बिना टाइम लिए हुए। क्या बोलेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर भाई। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम इसी तरीके से क्लास लेके आएंगे आपके लिए। रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और ये राशन पटवारी के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है आपकी। तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि क्लास कब आ रही है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि भाई हमारे पास में नंबर गिवन है 840, 120। उसके बाद में पूछा गया है क्वेश्चन वाचक चिन्ह, फिर 4, फिर 1। तो एक बात तो पक्का है कि भाई संख्याएं घटते क्रम में हैं, जो संख्या हैं वो घट गई, धीरे धीरे संख्याएं क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो डिवाइड का लगेगा, भाग का लगेगा। तो एक बात सोचिए आप छोटी सी कि भाई हम अगर 840 में कितने का भाग दें कि 120 आ जाए, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई इसको 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, ठीक है। अब इसके बाद में पता नहीं है किसका भाग देना पड़ेगा,
तो 7 के बाद में क्या दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। एक बार 6 दीजिए, 6 दूनी 12, तो क्या आएगा 20। ओके चलिए एक बार मान लेते हैं 20 आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें कितने का भाग देंगे हम, 5 का देंगे, तो 5 का 20 मिल रहा है। फिर कितने का देंगे, 4 का देंगे। तो मतलब जो हमने यहाँ पे 6 सेट किया परफेक्टली राइट है। तो आंसर क्या आएगा 20, 20 परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 20 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 20 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 20 दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। ये क्वेश्चन आपका पजल का क्वेश्चन है, इसको सिटिंग अरेंजमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बिना मिस्टेक किए हुए। यस, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन भाई ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भाई ABCDEFGH का मुंह वृत्त के अंदर की तरफ है। मतलब किस में बैठे हुए हैं ये लोग वृत्त में बैठे हुए हैं भाई। कहाँ बैठे हुए हैं, वृत्त में बैठे हुए हैं। और सभी का प्रोफेशन दिया गया है यहाँ पे। सभी का क्या दिया गया है, सभी का प्रोफेशन दिया गया है। ठीक है, कोई भाई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई शिक्षक है, कोई क्लर्क है, कोई दुकानदार है, कोई बैंक कर्मी है, कोई व्यापारी है। तो 8 लोग हैं। तो इनमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि ए शिक्षक के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर है, डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, बी जो एक दुकानदार है वह शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाईं तरफ स्थान पर है, एच का स्थान आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है, ई एच के एकदम बगल में नहीं है, इंजीनियर क्लर्क के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है, व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति हैं, ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर है, बैंक कर्मी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलने वाले हैं भाई, बिना मिस्टेक किए हुए सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आराम से 1 मिनट का टाइम देने वाला हूं। तो 1 मिनट में आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। और आपको एक तरीका बताता हूं, 2 गोले बना लिया करें। 2 गोले इसलिए, कई बार क्या होता है 2 या 3 सिचुएशन आ जाती है तो आप एक ही गोले में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप 2 गोले बना लिया करें, तो उसमें क्या होगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। और एक फ़ायदा और होगा कि भाई 2 गोले बनाने से ये होगा कि मान लो 2 सिचुएशन चल रही हैं और लास्ट में जाके क्या होगी, एक गलत हो जाएगी, एक सही हो जाएगी। तो जो सही है वो हमारी चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समय समाप्त। भाई क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 लोग हैं, कुछ प्रोफेशन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और सभी का मुंह केंद्र की ओर दिया गया है। तो पहली लाइन बोली गया कि ए शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है शिक्षक। शिक्षक के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ठीक है, 4 लोग बैठ गए, टोटल कितने बैठेंगे, 8 बैठेंगे। तो 4 कहाँ बैठेंगे, इस साइड बैठेंगे, 1 2 3 और 4। सेम कंडीशन नीचे लेके चलो, जिसमें क्या होगा कि आगे 2 सिचुएशन बनती हैं, तो 2 में से एक गलत हो जाएगी। तो शिक्षक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। 4 यहाँ बैठ गए तो 4 ही यहाँ बैठेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8 हो गए। अगली लाइन में बोला गया कि डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और डी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। तो भाई जो डी है वो जी के बाएं दूसरा है और शिक्षक के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता और जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, और जी के
बाएं दूसरा यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे नहीं आ सकता, जी के बाएं दूसरा तो ए बैठा हुआ है, जी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो जी के बाएं दूसरा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमें बोला गया कि जो जी है, डी है, वो जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मैं जी को यहाँ बैठा दूँ तो जी के बाएं दूसरा यहाँ कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। पहली कंडीशन ये लग गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जी को यहाँ बैठा दिया जाए तो यहाँ पे कौन बैठ सकता है, डी बैठ सकता है। तो इसका मतलब अगर हम जी को अगर यहाँ बैठा दें, है ना, यहीं बैठेगा ना, तो जी के बाएं दूसरा कौन बैठेगा, डी बैठेगा। चलिए, तो जी और डी बैठ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगली लाइन में बोला गया कि भाई जो बी है, जो एक दुकानदार है, हम शिक्षक के बीच में एक ही व्यक्ति है। शिक्षक और बी यहाँ पे नहीं आ सकता, शिक्षक और बी यहाँ पे आ सकता है। बी क्या है, एक दुकानदार है। ठीक है, बी क्या है, एक दुकानदार है और शिक्षक के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। शिक्षक बी यहाँ नहीं आ सकता तो बी यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे शिक्षक और बी यहाँ पे आएगा। बी क्या है, एक दुकानदार है, शॉपकीपर है। शिक्षक और दुकानदार बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है भाई, अगली लाइन में क्या बोला गया, अगली लाइन में बोला गया कि जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर है। दुकानदार के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे भाई आर्किटेक्ट आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, आर्किटेक्ट आएगा। दुकानदार के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा यहाँ पे जो भी पर्सन बैठेगा वो कौन होगा, वो आर्किटेक्ट होगा। ठीक है भाई, आर्किटेक्ट होगा। आगे की लाइन में बोला गया एच का स्थान आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में किसका स्थान, एच का स्थान। लेकिन एक लाइन अपन यहाँ पे छोड़ दी है, क्या लाइन छोड़ दी है, जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। एच का स्थान आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। तो मान लेते हैं कि भाई ये आर्किटेक्ट है और ये इंजीनियर है, तो यहाँ पे एच नहीं बैठ सकता। अगर ये आर्किटेक्ट है, ये इंजीनियर है, तो एच यहाँ नहीं बैठ सकता। मतलब ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई। अगर ये आर्किटेक्ट है तो इंजीनियर के बीच में एच नहीं बैठ सकता। ये आर्किटेक्ट है तो अगर ये इंजीनियर है तो यहाँ पे एच बैठ सकता है, यहाँ पे एच बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं आया। ठीक है भाई, अगली लाइन में क्या बोला गया, अगली लाइन में बोला गया ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई जो है वो एच के बगल में नहीं है, तो एच ये रहा, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे जी बैठा है, तो ई यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, चलिए कितने लोग बैठ गए, ऑलमोस्ट सारे ही बैठ गए, 2 बच रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बोला गया ई एच के, ठीक है। उसके बाद में इंजीनियर क्लर्क के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। इंजीनियर क्लर्क के दाएं, तो मान लेते हैं कि भाई अगर क्लर्क यहाँ पे आएगा, क्लर्क अगर यहाँ पे है तो क्लर्क के दाएं पहला दूसरा तीसरा इंजीनियर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर है। तो भाई अगर मान लीजिए ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर है, तो क्या बच गया, बैंक कर्मी। तो ई क्या होगा, बैंक कर्मी होगा। ठीक है, तो ई बैंक कर्मी है। उसके बाद में व्यापारी एवं एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। व्यापारी एवं एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ कहाँ कहाँ आ सकता है बताइए भाई। अगर हम एफ की बात करें तो व्यापारी एवं एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अगर हम एफ को यहाँ बैठाएं तो ये व्यापारी नहीं है। अगर हम एफ को यहाँ बैठाएं तो व्यापारी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो यही कंडीशन फॉलो हो रही है, व्यापारी एवं एफ के बीच एक व्यक्ति आ गया। अब कोई प्रोफेशन बच गया, बिल्कुल एक प्रोफेशन बच गया, क्या, ये कौन बच गया, डॉक्टर। और एक व्यक्ति बच गया, एक व्यक्ति कौन बच रहा है, सी। तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हमसे पूछा गया बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बैंक कर्मी के बाएं चौथा कौन है। तो बैंक कर्मी ये रहा, तो इसके बाएं इधर आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन होगा, एफ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ होगा। तो इस तरीके से हम 2 गोले बना के ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिससे ये होता है कि भाई 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए 2-3 मार्क्स का आने वाला है, 1 मार्क्स का नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है रैंकिंग टेस्ट से। रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से कर दीजिए इस क्वेश्चन को,
बिना मिस्टेक किए हुए, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14, एक पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 23, श्याम का स्थान बाएं से 34। जब ये अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो राम का स्थान दाएं से 29 हो जाता है, तो श्याम का स्थान बाएं से ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। तो राम के 2 स्थान दिए गए हैं आई थिंक, है ना, राम का 23 और 29। पहला तो 23 ओल्ड 23 और न्यू 29, और श्याम का क्या है, श्याम का स्थान है 34। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और स्थान परिवर्तन का है, ठीक है, और बायां दायां ज्ञात करना होता है, तो एक व्यक्ति के 2 स्थान दिए गए होते हैं, उन दोनों स्थानों का हमें डिफरेंस लेना होता है और इस डिफरेंस को इस संख्या में जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आंसर क्या होगा? 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बार बार करा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा कब करेंगे? जब स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन आएगा और बायां दायां पूछा जाए, तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति के 2 स्थान दिए जाते हैं, उन दोनों स्थानों का क्या लेंगे, अंतर, और दूसरे व्यक्ति के स्थान में जोड़ देंगे, तो आपके सामने आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है 40 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी भाई यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट से दिया गया है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? यस, एक पंक्ति में रीता का स्थान बाएं से 15 तथा मधु का स्थान दाएं से 18 है। अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो बताइए न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या के लिए क्रॉस कराना होता है भाई, ध्यान रखना, न्यूनतम संख्या के लिए क्रॉस कराना होता है। एक है रीता, एक है मधु। रीता का स्थान बाएं से 15 और मधु का स्थान दाएं से 18। इनके बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो अधिकतम नहीं पूछा गया, न्यूनतम, मिनिमम परसेंट बैठाने हैं, मिनिमम परसेंट बैठाने हैं। बिना मिस्टेक किए इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए फटाफट से। क्या बोलने वाले हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? यस, बीस सेकेंड का समय और दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। समय समाप्त। देखिए ध्यान रखना, जब भी न्यूनतम पूछे तो क्रॉस करा दिया करो प्रश्न को। कैसे क्रॉस कराना होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं ये कौन है? रीता। इसका स्थान बाएं से कितना दिया गया? 15। तो मधु को इधर लेके आना पड़ेगा, मधु को इधर लेके आना पड़ेगा। मधु है यहाँ पे और इसका स्थान दाएं से कितना है? 18, ठीक है। तो भाई एक बार ध्यान दीजिए, हमें टोटल निकालना है। अब क्या निकालना है? टोटल। तो कैसे निकालेंगे? एक बार सोचिए कि ये जो कौन है, ये राधा है ना, राधा का स्थान बाएं से 15 है। तो फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टी निकालना है, लेफ्ट पता है, राइट पता कीजिए। अब देखिए राधा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 4 लोग बोल दिए गए। तो मधु यहाँ से 18 है, यहाँ से मधु क्या है? 18 है। तो पीछे जाएंगे तो 1 + 4 5 कम करना पड़ेगा। तो मधु राधा का स्थान दाईं तरफ से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कैसे? देखिए ये 13 + 4 17 + 1 18, बिल्कुल सही है। मतलब राधा का स्थान 13 है। तो 28 में से 1 कम कर दें तो आंसर क्या आएगा? 27। न्यूनतम कितने बैठ सकते हैं? 27 बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, रैंकिंग टेस्ट का ही क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे हम लोग। हाँ जी, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पीएम के बाएं ओर है तथा ओ के दाएं ओर है। आरएन के दाएं ओर है किंतु ओ के बाएं ओर है। मध्य में कौन बैठा है? बताइए मध्य में कौन बैठा हुआ है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 5 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, पी एम के बाएं ओर है। जो पी है वो एम के बाईं तरफ है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया?
तथा ओ के दाएं तरफ है, तो तथा किसके लिए आता है? पहले पर्सन के लिए। तो पहला पर्सन कौन है? पी। जो पी है वो ओ के दाएं है, पी किसके दाएं है? ओ के दाएं है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया आर एन के दाएं है, आर एन के दाएं है छोड़िए, किंतु ओ के बाईं ओर है। किंतु किसके लिए आता है? लेकिन, किंतु, परंतु, और तथा यदि पहले पर्सन के लिए आता है। तो आर ओ के बाएं है, आर किसके बाएं है? ओ के बाएं है। और एक लाइन छोड़ दी हमने, क्या? आर एन के दाएं है, आर किसके दाएं है? एन के दाएं है। तो बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो आंसर क्या आएगा? ओ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन है डायरेक्शन डैश से, थोड़ा सा संभल के करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि दक्षिण दिशा दी गई है। 5 मित्र दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ मोहन बालू और राजू के बीच में है तथा राजू प्रवीण के तुरंत दाएं है तथा अमित बालू के दाएं है। तो बताइए अमित के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? राजू, बालू, प्रवीण या मोहन? फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि क्या आएगा। चलिए भाई, कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। सभी का फेस क्या है? दक्षिण में है। पहला क्वेश्चन क्या आया? मोहन बालू और राजू के बीच में तथा राजू प्रवीण के तुरंत दाएं है। राजू प्रवीण के, राजू जो है वो प्रवीण के दाएं है। नीचे की तरफ मुंह है तो दाएं इधर होगा, ध्यान रखना, दक्षिण की तरफ बोला गया। तो जो भाई राजू है प्रवीण के दाएं है, तो यहाँ पे कौन है? राजू, ठीक है। उसके बाद बोला गया मोहन बालू और राजू के बीच में है। बालू और राजू, राजू बालू, मोहन नहीं आ सकता, राजू बालू, तो यहां पे कौन आएगा? मोहन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला गया अमित बालू के दाएं है। अमित बालू के दाएं है, तो भाई बालू का दायां इधर होगा, यहाँ पे कौन होगा? अमित होगा। बैठ गए 5 लोग, खत्म क्वेश्चन। क्या पूछा गया? अमित के बाएं तीसरा कौन है? अमित के बाएं, अमित का बाएं इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा हुआ है? राजू बैठा हुआ है। कि ओए राजू प्यार ना करियो, है ना। ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर, राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई। क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष, मतलब सिलोजिज्म, मतलब न्याय वाक्य। न्याय वाक्य का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करेगा, मुझे पता है। कुछ सी बी हैं, कुछ ए सी हैं। 2 कथन दिए गए, कुछ सी बी हैं, दूसरा दिया गया कुछ ए सी हैं। निष्कर्ष है भाई पहला, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कोई भी ए बी नहीं है। चलिए, तो 2 कथन 2 निष्कर्ष। तो हमें भाई निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। यस या नो? ए बी के बीच में संबंध करना है। ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, पहले और दूसरे कथन को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए कॉमन अक्षर चाहिए, कॉमन अक्षर सी है, लेकिन शर्त क्या है? कॉमन अक्षर के साथ में ओल या नो होना जरूरी है। यहाँ पे सम और यहाँ पे भी सम। यहाँ पे सम क्यों है? क्योंकि अरे सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, तो उल्टा पढ़िए कुछ सी ए होंगे। तो यहाँ पे भी क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है। तो भाई जोड़ते कब हैं? जब कॉमन के साथ में या तो ओल आए या नो आए, या तो सभी आए या नहीं आए, तभी जोड़ते हैं, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स की जो वीडियो है सिलोजिज्म की, मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिलोजिज्म के नाम से, आप आराम से उसको देख सकते हैं, कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में संबंध नहीं हो सकता भाई। अगर मान लो पहला और दूसरा कथन जुड़े ही नहीं, तो रिलेशन कैसे कर सकते हैं? तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। और एग्जाम में हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते आते हैं? हम इस क्वेश्चन का आंसर करके आते हैं नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, मतलब ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ होती है, आप इधर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिख रहा होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करते हैं। अब ऐसे ऑप्शंस क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ तो बात होगी, यस या नो? तो ऐसे ऑप्शन इसलिए आते हैं
कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, इसकी 3 शर्तें हैं। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक निष्कर्ष धनात्मक एक निष्कर्ष ऋणात्मक। और तीसरी शर्त, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। वहाँ पर आइदर और लगता है, मतलब उस केस में जो आंसर बोलेंगे वो बोलेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करते हैं। 3 केस है, ध्यान रखना। दोनों गलत हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, और जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो, तब हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फटाफट से निकाल देना है। क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भाई? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और एकदम खत्म ही करना है टॉपिक को। तो क्लास अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हैं। कथन दिए गए, नो सी इज बी एंड नो ए इज सी। कोई ए सी नहीं है, सॉरी बी नहीं है, नो सी इज बी एंड नो ए इज सी। 2 निष्कर्ष दिए गए, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, और दूसरा दिया गया दोस्तों कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब आप भाई हमें संबंध करना है ए और बी में। किस में रिलेशन करना है? ए और बी में रिलेशन करना है। तो देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन पहला कथन ऋणात्मक, दूसरा ऋणात्मक, इनके मिलने से जो संबंध बनेगा वो सारे के सारे गलत होंगे, पता है ना। 2 कथन जब ऋणात्मक होते हैं तो उनके मिलने से, मतलब ए और बी मिलने से बन रहा है, तो वो सारे गलत होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब दोनों गलत हो गए तो आइदर और चेक करना पड़ेगा, या तो वाला केस। दोनों गलत हैं, पहला केस ठीक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ सोचिए आप छोटी सी। यहाँ पे लिखा गया कि कुछ बी ए हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, कुछ ए बी हैं, कोई इफेक्ट आएगा क्या? नो इफेक्ट। अरे पहले भी यही चीज़ थी, कुछ बी ए हैं तो कुछ ए बी हैं, लिख सकते हैं ना। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं आए तो ही हम चेंज करेंगे, नहीं तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो कोई इफेक्ट नहीं आया, पहले भी सम था अभी भी सम है, ठीक है। अब चेक कीजिए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी है, तो तीसरा केस भी फॉलो हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बोलेंगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, मतलब या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहे तो लाइव चैट में आप लिख सकते हैं, हम अगली क्लास में इसको करा देंगे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। कथन है, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है, फटाफट से बताना है। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं आपको, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को भी भाई, बिना मिस्टेक किए हुए। यस, PORT P greater than equal O greater than R equal T greater than equal W equal L less than Z less than Q less than equal T greater than H greater than M। उसके बाद में निष्कर्ष दिया गया है हमें, पहला निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों R ग्रेटर देन L, और दूसरा निष्कर्ष दिया गया है हमें T ग्रेटर देन इक्वल L, ठीक है। चलिए अब सामने आ जाइए, समय समाप्त हो गया आपका। भाई हमें पता है कि जिधर से माउथ ओपन होगा उधर से हम चलेंगे, मतलब हमें इधर से जाना अलाउ है। R से L चलना पड़ेगा, तो देखिए R ये रहा और L ये रहा, तो R से T आ गए, T से W आ गए, W से L आ गए, लूप कंप्लीट हो रहा है। लेकिन साइन किसका है? ग्रेटर देन। कहीं पे एक जगह मिला ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, एक जगह मिलना जरूरी है, ध्यान रखना। लेस देन और ग्रेटर देन आए
तो लूप कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम एक जगह ये चीज़ मिलनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल 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 मिला है, गलत। सेम t ग्रेटर देन l, तो t से l चलना पड़ेगा, तो t कहाँ पे है, ये रहा, l कहाँ पे, ये रहा, तो t से w आ गए, w से l आ गए, इक्वल इक्वल ने साथ नहीं छोड़ा, तो दूसरा सही है। तो क्या बोलेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई पासे से है, डाइस से है, हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, फटाफट से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तीन पासे दिए गए हैं, चलिए सामने आ जाइए। हमसे पूछा गया कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कौन किसका अपोजिट है। उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं। कॉमन क्या है, एक, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे पकड़ के एक को, यस या नो, 1 2 5, तो क्या लिखेंगे 1 2 5, फिर 1 3 6, 1 3 6, यस या नो, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमें पता लग गया 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 3, तो 1 का विपरीत क्या बच गया, 4 बच गया, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, बचा हुआ नंबर, ठीक है, ये बात हमने पकड़ ली। अब इधर आइए, हमें तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह के बारे में बताना था। तो इन दोनों में देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हमें बताना है क्वेश्चनवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो एक चीज़ देखिए स्टूडेंट कि ये नंबर पहले भी फ्रंट पे था, अभी भी फ्रंट पे है, लेकिन पहले ये दाईं तरफ था, अब कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो दाईं तरफ गया, दाईं तरफ वाली चीज़ को ऊपर ले जाना हो तो इसको मैंने इस तरीके से घुमाया, घड़ी के अपोजिट 90 डिग्री। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ किधर आएगी, इस साइड आएगी, तो ऊपर वाली चीज़ इस साइड आएगी, तो इस साइड कौन होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 का यहाँ पे कौन होगा, विपरीत होगा, तो 3 का विपरीत क्या है, 2 है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ओनली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भाई घन से है। एक आकृति दी गई है कि बताना है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी भाई, जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें। तीन 343, 216, 125 या 100, क्या बोलने वाले हैं भाई, कितने कुल छोटे घन हैं यहाँ पे। ये तो फिगर है, कितने बाय कितने का है, लेंथ विड्थ हाइट, ये से नो 6 बाई 6 का है कि नहीं है, यस वाई, क्योंकि देखो 6 उधर होंगे, 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, ठीक है। तो बस सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 6 का क्यूब ही तो निकालना है। किसका क्यूब निकालना है, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216, 216, खत्म। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई। रेक्टेंगल, आयत दी गई आकृति में कितनी आयत हैं, है ना, आयत भी आ सकती है, ध्यान रखना। ट्राइंगल और ये स्क्वायर तो है ही इंपॉर्टेंट, बट ये भी आ सकता है। तो बताइए दी गई आकृति में कितनी आयत हैं। दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल्स हैं, फटाफट से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर। क्या बोलने वाले हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मैं रेक्टेंगल का आपको एक वो बता देता हूँ ट्रिक।
रेक्टेंगल का ट्रिक होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में एक आकृति आ गई, रेक्टेंगल आ गई, हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते हैं 1 2, यहाँ पे भी नंबर लिखते हैं 1 2, इन दोनों को जोड़िए 1 + 2 3, और इनको भी जोड़िए 1 + 2 3, और दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 3, तो कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे। चलिए समय समाप्त। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली आकृति का देख लेते हैं या फिर साइड वाली का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 1 या लिखेंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 6 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 6। सेम यहाँ पे भी कितना होगा, 6 होगा। अब इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 21, और 21 को 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा कीजिए 21 को, तो क्या आएगा यहाँ पे 21 आएगा। तो 21 + 6 27, 27 + 6 33, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है भाई। ज्वाइंट से भी बनते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इससे कोई नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा, सबसे बड़े वाले से। तो देखो ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है 1, और सेम इस तरीके से इधर बनेगा। देखो यहाँ से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, रेक्टेंगल ये बन रहा है, ये 2, तो 35 इसका सही आंसर होगा 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा 1 मिनट दूंगा आपको, और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर देंगे बिना मिस्टेक किए हुए। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली देंगे बिना मिस्टेक किए हुए। तो बता दीजिए हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है आपको भाई। ठीक है, how many triangles in this figure? तो बता दीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? हम लोग ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? 24 18 20 22 में से क्या होगा बताइए। हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर? अच्छा क्वेश्चन है ना, निकाल दिया आंसर। क्या आया, 20 या 18? चलिए समय समाप्त। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ट्राइंगल निकालना है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है ना। जिसने भी नहीं देखा है वीडियो देख सकता है, कम्प्लीटली मैंने अपलोड कर रखा है, और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। अप्रोक्सीमेट 20,000 व्यूज उस पर हो गए हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो अगर ट्राइंगल आता है तो हमें नंबर लिखना होता है 1 2, और उन नंबर को जोड़ना होता है 1 + 2 3। तो उसी तरीके से हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे और नंबर लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, हम नंबर लिखते हैं 1 2, 1 + 2 3। उसी तरीके से 3 यहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 यहाँ से मिलेंगे, और 3 यहाँ से मिलेंगे, और 3 ही यहाँ से मिलेंगे। समझ पा रहे हो किस फिगर की बात कर रहा हूँ? मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इस वाले फिगर की, इस तरीके से मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी। ठीक है, तो इस वाले फिगर की बात कर लेते हैं। तो 1 + 2 3 को गुणा कर दिया मैंने 1 2 3 4 से, तो क्या मिल गया मुझे? 12 मिल गया। तो 12 मुझे मिल चुके हैं भाई। उसके बाद में ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2, 1 + 2 3 और मिल गए। ठीक है, उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो सबसे बड़ा बन रहा है कौन सा वाला? ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो ट्राइंगल बना इस तरीके से, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, उस ट्राइंगल्स को भी हमें क्या करना होगा? काउंट करना होगा। कैसे? देखिए ध्यान से, हम यहाँ से आएंगे, हम यहाँ तक आएंगे, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो ये अलग ही बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 1 2, 1 + 2 3 यहाँ से मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद में साइड में कुछ ऐसे ट्राइंगल बिछ रहे हैं जिनको आपने अभी तक काउंट नहीं किया। कौन सा? देखो, एक ये ट्राइंगल बना, आपने इसको कहीं पे भी काउंट नहीं किया। एक साइड में ये बना, आपने इसको भी कहीं पे काउंट नहीं किया। दो के बाद में एक ये तिरछा बन गया, 3, और एक ये तिरछा बन गया 4। तो 4 और जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल पाएंगे 15 + 3 18 + 2 22। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे सभी क्वेश्चंस की PDF में डाल दूंगा विद आंसर के, आप आराम से डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई। कथन दिया गया है और पूर्ण धारणा है, ध्यान से पढ़िए। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा कर दी, ठीक है। एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पे सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई अनाज दिया जाए। क्या दिया जाए? अनाज दिया जाए, ठीक है। अब पहली पूर्ण धारणा बोली गई है कथन के द्वारा कि भाई हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए, ठीक है। दूसरा है, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, ठीक है। भाई किसने घोषणा की है? सरकार ने घोषणा की है। भाई सूखा पड़ गया, क्या दे दीजिए? अनाज कार्यक्रम चलाइए, ठीक है। अब ये बताइए कि अनाज कार्यक्रम सरकार चला रही है तो इसका मतलब ये बात सही है कि भाई कम से कम एक टाइम तो मिलेगा, ठीक है। तो पहली पूर्ण धारणा बिल्कुल सही है। दूसरी की बात करूंगा, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। अरे भाई सरकार के पास पर्याप्त निधि है तभी तो सरकार ने घोषणा की, जैसे नो नहीं होती तो घोषणा क्यों करता? नहीं करता ना। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही पूर्ण धारणा यहाँ पे राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई, फटाफट से देखिए। मिसिंग नंबर का है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ऐसा बोला गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? यस या नो? तो बता दीजिए फटाफट से। 632 आएगा, 508 आएगा, 504 आएगा या 732 आएगा? क्या बोलने वाले हैं भाई? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स। क्या बोलने वाले हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6 है यहाँ पे, है ना? हाँ, 0 यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 24, ओके। 24 के बाद में आएगा 60, है ना? 60 के बाद में 120, के बाद में 216, 216 के बाद में आएगा यहाँ पे 336, ठीक है। तो फटाफट से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन वाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है। यस, चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये संख्याएं किसी क्यूब के पास में है? 27 64 के पास में, 125 के पास में है ना? ये 210 है यहाँ पे, है ना? क्या है ये? 210। तो ये 6 के क्यूब के पास में, 7 के क्यूब के पास में, ऐसे है ना? तो 0 से स्टार्ट हुआ तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 का क्यूब -1, जैसे है ना? इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग? 1 का क्यूब -1। फिर 6 आ गया तो 6 को लिख रहे हैं 2 का क्यूब 8 -2 6। फिर 3 का क्यूब 27 -3 24। फिर 4 का क्यूब 64 -4 60। फिर 5 का क्यूब 125 -5 120। फिर 6 का क्यूब
216 माइनस 6 210, फिर 7 का क्यूब 343 माइनस 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा 8 का क्यूब 512 माइनस 8, तो क्या आंसर आएगा 504 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में 26 है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा चुका हूं मैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलने वाले हैं भाई, सभी स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन को 180 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई क्वेश्चन वाचक चिन्ह डिवाइड 2 -3 इक्वल्स टू 897। रिजल्ट जो है वो 897 आ रहा है और हमें पूछा गया कि इसकी जगह क्या रखा जाए कि 897 आ जाए। ऑप्शन है 20 10 12 20 10 12 18। सोचिए और समझिए इस क्वेश्चन का आंसर। भाई एक बात सोचिए, अगर मान लो 20 रखा आपने, तो अगर 20 रखेंगे तो 20 में 2 का भाग देना पड़ेगा तो 10 आएगा, तो 1800 को 10 से गुणा करेंगे, 1800 में 3 कम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आएगी 1797। गलत। 10 रखते हैं तो 10 मैं यहाँ रखूँगा और 10 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो 180 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 900, क्या आएगा 900, और 900 में से 3 कम करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। कैसे 180 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड करेंगे, पहले क्या आएगा 5 आएगा, 180 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 0 4 900 माइनस 3, तो क्या आएगा 897। 897 आ रहा है, बिल्कुल सही है। किसकी वजह से आ रहा है 10 की वजह से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे लग गया है। डाटा सफिशिएंसी से है, आंकड़ों की पर्याप्तता। फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। क्या बोलेंगे हम, यस भाई पी क्यू आर एस टी एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी के दाएं दूसरा कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला है आर टी के तुरंत बाएं है और एस के दाएं दूसरा है। दूसरी निष्कर्ष बोली गई है क्यों एस के तुरंत दाएं है और पी के बाएं तीसरा है। ऑप्शन है पहला कि यदि केवल कथन पर्याप्त है आंसर निकालने के लिए तो ये आंसर ए करना है, अगर दूसरा पर्याप्त है तो बी आंसर करना है, अगर दोनों पर्याप्त हैं तो सी आंसर करना है, और अगर दोनों पर्याप्त नहीं हैं तो डी करना है। यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, मतलब दोनों के मिलने से आ रहा है, तो ई करना है। तो फटाफट से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई आपको बताना है कि पी के दाएं दूसरा कौन सा है, पी के दाएं दूसरा कौन सा है, बस हमें ये बताना है। भाई क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करें सभी स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ छोटी सी। भाई पहला कथन है कि आर टी के तुरंत बाएं है। एक सर्कल में बैठे हुए हैं, जो आर है वो टी के तुरंत बाएं है, टी के तुरंत बाएं है, और एस के दाएं दूसरा है, एस के दाएं दूसरा है, तो 3 लोग और आएंगे क्योंकि 5 लोग बैठे हुए हैं ना। एस के दाएं दूसरा कौन, आर की बात हो रही है, आर एस के दाएं दूसरा है तो एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा। एस के दाएं पहला, दूसरा कौन आ गया, आर आ गया। अब यहाँ पे कौन आएगा भी पता नहीं है, छोड़ दीजिए। तो क्या इसके दम पे हम बता सकते हैं कि पी के दाएं दूसरा कौन है? पी के दाएं दूसरा नहीं, पी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। भाई पी के दाएं दूसरा टी है, पी के दाएं दूसरा यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा। तो पहला तो कथन पर्याप्त नहीं है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बोला गया है आपको साफ साफ कि भाई क्यों एस के तुरंत दाएं है, एस के तुरंत दाएं कौन है, क्यों है, और पी के बाएं तीसरा है, और पी के बाएं, और किसके लिए आया, क्यों के लिए आया, क्यों पी के बाएं तीसरा है।
P के बाएं तीसरा, तो P का बायां पहला दूसरा तीसरा कौन है? Q है। तो क्या हम बता पा रहे हैं कि Q के दाएं दूसरा कौन है? बिल्कुल, Q के दाएं दूसरा हम बता पा रहे हैं, सॉरी, क्या हम बता पा रहे हैं कि P के दाएं दूसरा कौन है? तो P के दाएं दूसरा बता पा रहे हैं कौन है? Q है। बिल्कुल सही है, मतलब कथन दूसरा पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से डील करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 28 में बोला गया कि समीर का जन्म कब हुआ। आपको दो कथन दिए गए हैं। समीर अपनी 22वीं सालगिरह पर 16 अप्रैल 1999 को विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुआ। दूसरा है समीर सुधा से 3 वर्ष बड़ा है जिसने अपना 18वां जन्मदिन हाल ही में मनाया। तो सोचिए दोनों में से किसके दम पे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि समीर का जन्म कब हुआ, मतलब समीर की हमें DOB निकालनी है, डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। कैसे नो? तो स्टूडेंट्स पहले की बात करें कि समीर अपनी 22वीं सालगिरह पर 16 अप्रैल 1999 को विश्व उत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि डेट दी गई है और 22वीं सालगिरह बोली गई है, तो इसके आधार पे हम समीर का DOB निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या बोला गया कि समीर सुधा से 3 वर्ष बड़ा है जिसने अपना 18वां जन्मदिन हाल ही में मनाया। हाल ही में कब? कोई डेट नहीं दी गई है, हाल ही में मनाया, है ना। इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे वही डेट लेनी पड़ेगी, नहीं। तो दूसरा सही नहीं है, तो पहला राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 भी भाई कथन और सॉरी आंकड़ों से है। क्यों गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है? क्यों गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है? पहला कथन है P गांव उस N गांव के पश्चिम में है जो Q के गांव के पश्चिम में है। दूसरा है W गांव उस N गांव के दक्षिण में है जो Q गांव के पश्चिम में है। तो बताइए Q गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? किस कथन के आधार पे हम निकाल सकते हैं? सभी लोगों को मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। समय समाप्त। हमें फाइंड करना है क्यों गांव के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव है। पहला हो गया P उस गांव N गांव के पश्चिम में। P जो गांव है N गांव के पश्चिम में, तो N गांव के पश्चिम में, ठीक है। जो Q गांव के पश्चिम में है, जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है? N। N Q गांव के पश्चिम में है। तो Q के दक्षिण पश्चिम में कौन है? नहीं बता पा रहे हैं, पहला तो गलत। दूसरे को देखिए, W गांव उस N गांव के दक्षिण में। W गांव उस N गांव के दक्षिण में है। W गांव N के दक्षिण में है जो Q गांव के पश्चिम में है। जो मतलब N किस गांव के? Q गांव के पश्चिम में है, ठीक है। तो Q गांव के दक्षिण पश्चिम में बता पा रहे हैं? W है, बिल्कुल। ये देखो इसका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? W है, बता पा रहे हैं। किससे? सेकंड कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का है भाई। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 5 इमेज दी गई हैं। आपको इन 5 में से बताना है कि भाई साहब कौन सी डिफरेंट है, A, B, C या D। A अलग है, B अलग है, C अलग है या D अलग है। 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भाई। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ 20 सेकंड का ही टाइम मैं दूंगा आपको। और कभी कभी क्या है कि कुछ टेक्निकल इश्यू, कुछ इंटरनेट स्लो, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप परेशान ना हुआ करें। ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और क्लास आपकी आएगी। ध्यान रखना, डेली आपकी क्लास आएगी। ये 10 पेपर्स कंप्लीट करने हैं, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने 150 आज कंप्लीट कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब 150 और बच रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी हम जल्दी से फिनिश करेंगे। चलिए समय समाप्त हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर A को देखिए, उसमें जो तीर हैं उनको देखिए। जो तीर हैं वो अलग अलग दिशा में है, तो एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, अपोजिट में है।
सेम बी में भी तीर किधर है, अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। सी में भी विपरीत दिशा में है तीर, डी में भी विपरीत दिशा में है तीर। लेकिन ई में देखिए, ई में एक ही तरफ दिखाए गए हैं तो ई डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई है वो अलग होगा। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान पुलिस का पेपर नंबर 5। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट जो भी 6 पेपर आएगा तो उसमें हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ले लेंगे। और 30 क्वेश्चंस की जो PDF है अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक को अगर आपको डीप से पढ़ना हो, कंप्लीट पढ़ना हो रीजनिंग का, मैथ का, तो एक फैसिलिटी मैंने दे रखी है यहाँ पे ज्वाइन बटन की, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 159 रुपये रखी गई है एक मंथ की, सिर्फ 159 रुपये एक मंथ की रखी गई है। तो उसमें आप कम से कम 350 प्लस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पब्लिकली नहीं कर सकते क्योंकि आप भी समझते हैं कि सारी चीज़ें फ्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी सी अर्निंग भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने जो फ़ीस रखी है वो इस तरीके से रखी है कि आपकी जेब पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, सिर्फ 159 रुपये एक महीने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम कल मिलेंगे सुबह रात को 9 बजे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।